एक स्किन केयर और फ्रेग्रेंस ब्रांड जिसे 3-4 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, जिसकी शुरुआत गुड़गांव के एक छोटे से सैलून से स्टार्ट हुई थी और देखते ही देखते आज ये फॉग, पार्क एवेन्यू, एक्स जैसे बड़े परफ्यूम ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बेला विटा की। आज के दिन बेला विटा 750 करोड़ का एक मैसिव एम्पायर बन चुका है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटा सा स्किन केयर ब्रांड आज इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के डोमिनेटिंग प्लेयर्स को डोमिनेट करेगा। मोस्ट शॉकिंगली बेला विटा ने अपनी मार्केटिंग के लिए किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को पिच नहीं किया, बल्कि कंपनी के फाउंडर ने खुद इसकी मार्केटिंग की। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स पहले से मौजूद थे जो बेस्ट परफ्यूम्स ऑफर कर रहे थे, तो बेला विटा ने आखिर इस अनसैचुरेटेड इंडियन मार्केट को क्रैक कैसे किया? कैसे बेला विटा ने इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझा और प्रीमियम क्वालिटी परफ्यूम्स को अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च करके एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस बनाई? क्या थे वो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज जिसे आप भी सीखकर एक ब्रांड बना सकते हो बिना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के? और अगर आप सोच रहे हो कि बेला विटा ने ये बड़े एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स को चैलेंज कैसे किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी शुरू होती है 2012 में, जब आशिमा आनंद अपनी मदर अंजू आनंद के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं। इस ब्यूटी पार्लर का नाम था बेला विटा। देखने में तो ये वही आम ब्यूटी पार्लर की तरह था, लेकिन इस ब्यूटी पार्लर की एक खासियत थी। इन दोनों ने पहले से ही ये प्लान कर लिया था कि इनके पार्लर में एस्टैब्लिश्ड फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, इनके बदले ये इनके खुद के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन लोगों ने हैदराबाद के एक छोटे से मैन्युफैक्चरर से भी डील कर ली, जो इन्हें प्रोडक्ट्स सप्लाई करता था। इनके प्रोडक्ट्स जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। ये बेसिकली वही पार्लर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री थे और ये सर्विस दूसरे पार्लर्स ऑफर नहीं कर पा रहे थे। और क्या, देखते ही देखते बेला विटा 2018 तक गुड़गांव का एक रेप्यूटेड पार्लर्स में एक बन गया। और इंटरेस्टिंगली इनके कस्टमर्स इनसे ये होममेड क्रीम्स अलग से खरीदते थे। यहाँ तक सब सही चल रहा था और फिर आशिमा के भाई आकाश ये नोटिस करते हैं कि एक औरत इनके पार्लर से डेली बेसिस पे 3 से 4 किलो क्रीम खरीद रही है। इन्होंने ये नोटिस करते हुए एक दिन आकाश और इनकी बहन ने उस औरत को पूछा कि इतना सारा क्रीम आखिर ये करती क्या है? तो उस औरत ने शुरू में झिझकते हुए आंसर देने से मना कर दिया। फिर इन्होंने ये अश्योर किया कि यह इन्हें क्रीम सप्लाई करना नहीं रोकेंगे। और फिर इस औरत ने इन्हें ये कहा है कि इनका क्रीम केमिकल फ्री है और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जिससे ये इस क्रीम को छोटे से बॉटल्स में पैक करके इसे रीसेल करती है। अब आकाश का एंटरप्रेन्योर माइंड जाग उठा। इन्होंने ये सोचा कि जब ये इनसे क्रीम खरीद के रीसेल कर रही है, तो ये खुद क्यों नहीं? वो अलग बात है, ये पहले से इनके कुछ कस्टमर्स को क्रीम बेच रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनके क्रीम्स का डिमांड इतना ज्यादा है। जिसके बाद आकाश ने चांदी चौक के कुछ दुकानें विजिट की, वहाँ से इनके क्रीम के लिए छोटे वाले बॉटल्स खरीदे। ये पहले से ही मार्केटिंग में जॉब करते थे, जिससे इनके पास प्रोडक्ट्स पैकेजिंग की नॉलेज थी। और फिर ये प्रोडक्ट घर पे ही पैक करते थे और इनके क्रीम्स को अमेज़न पे लिस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल थी, जिससे सेल्स भी अपने आप आने लगे। जिसके बाद आकाश ने अपनी जॉब क्विट की और ये फुल फ्लेज एंटरप्रेन्योर बन गए और बेला विटा ऑर्गेनिक्स नाम के ब्रांडिंग के अंदर ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचने लगे। इन्हें अमेज़न पे अपनी क्रीम टॉप पे रैंक करना था, एडवर्टाइजिंग करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि ये अभी अभी शुरू हुआ ब्रांड था। तो ये यूट्यूब, गूगल से अमेज़न रैंक हैकिंग, हाउ टू मेक शॉपिफाई वेबसाइट जैसे कुछ सर्च करके सीखने लगे। और इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन मिडिल क्लास साइकोलॉजी को समझा कि इंडियंस किस प्राइसिंग में प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और ये कई न्यू प्रोडक्ट्स पे ध्यान देने लगे। बेला विटा ने कंज्यूमर पेन पॉइंट्स को डीपली एनालाइज किया और टारगेटेड सॉल्यूशंस डेवलप करने लगे। जैसे स्मोकिंग की वजह से डार्क लिप्स एक कॉमन इशू थे, जिसका इफेक्टिव सॉल्यूशन मार्केट में कम था। इस गैप को फिल करने के लिए आकाश निको लिप्स लॉन्च करते हैं, जो लिप्स को रिपेयर और लाइटन करता है। ये प्रोडक्ट इतना वर्सेटाइल निकला कि लोगों ने इसे फैब्रिक स्टेन से रिमूव करने के लिए भी यूज करने लगे। ये मल्टी यूटिलिटी फैक्टर इसका यूएसपी बन गया और आज भी ये अमेज़न की लिप स्क्रब्स कैटेगरी में #1 पे रैंक करता है। फिर इन्होंने देखा कि नेक टैनिंग एक इग्नोर प्रॉब्लम है, जिसका कोई डेडिकेटेड सॉल्यूशन नहीं है। इस इनसाइट से स्क्रब पाउडर लॉन्च किया, जो किसी भी फेस वॉश में मिक्स करके इजीली एक्सफ्लोशन और टैन रिमूवल प्रोवाइड करता था। कस्टमर फीडबैक और विजिबल रिजल्ट्स की वजह से ये भी एक इंस्टेंट हिट हो गया। फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अगर प्रोडक्ट बढ़िया हो, सेल अपने आप हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली इसमें रिटर्न कस्टमर्स भी अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, इन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना होता है। एक बार सेल शुरू हो गई और प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कस्टमर्स खुद फ्री में कर देते हैं। और इसी तरह ब्रांड इनोवेट करते करते बेला विटा 1 to 1.5 करोड़ की सेल कर रहा था, क्योंकि ये बाकी ब्रांड्स की तरह कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा था। इनका ब्रांड अफोर्डेबल भी था और जेन्युइन भी था, जिससे कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट्स प्रेफर करने लगे। और तभी आकाश ने इंडियन परफ्यूम मार्केट में एक सिग्निफिकेंट गैप
आइडेंटिफाई किया। इन्होंने ये देखा है कि या तो हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स जैसे गुच्ची, डायोर अवेलेबल थे या फिर लो कॉस्ट सिंथेटिक परफ्यूम्स जो क्वालिटी और लॉन्गेविटी में कॉम्प्रोमाइज करते थे। मिड रेंज हाई क्वालिटी परफ्यूम्स का एक बड़ा वैक्यूम था। साथ ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल परफ्यूम्स या तो हार्श केमिकल्स और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स से बनते थे, जिससे कई लोगों को स्किन इरिटेशन के प्रॉब्लम्स आने लगे, या फिर प्योरली वेस्टर्न फ्रेग्रेंस थे जो इंडियन ऑडियंस की ऑयल फैक्ट्री प्रेफरेंस से मैच भी नहीं कर सक रहे थे। बेला विटा ने इस व्हाइट स्पेस को टारगेट करते हुए स्किन फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग और इंडियन प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्यूरेटेड फ्रेग्रेंसेस लॉन्च किए, जिससे एक नीचे हाई डिमांड कैटेगरी क्रिएट हुई, जिसमें ये हाई क्वालिटी ऑयल फॉरेन से इंपोर्ट करते थे और अपने परफ्यूम्स में यूज करते थे। ये स्पेशली इंडियन वेदर कंडीशंस के लिए डिजाइन थे, जो लॉन्ग लास्टिंग थे और केमिकल परफ्यूम्स के सेफर अल्टरनेटिव्स भी थे। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास परफ्यूम्स के कई वेरिएंट्स थे, लेकिन कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि इनके लिए बेस्ट परफ्यूम कौन सा है। और फिर इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके बेला विटा एक ऐसा डिस्ट्रप्टिव मूव लेता है जो इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री में पहले किसी ने नहीं लिया था। ये एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी थी और इस स्ट्रेटेजी का नाम था इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हाँ दोस्तों, बेला विटा ने एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी रेप्लिकेट एंड ऑप्टिमाइज की जो एफएमसीजी ब्रांड्स अपने ट्रायल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। इन्होंने एक क्यूरेटेड डिस्कवरी पैक डिजाइन किया जिसमें मल्टीपल परफ्यूम वेरिएंट्स थे, एक मॉड्यूलर सैम्पलिंग सिस्टम जो कस्टमर को पर्सनलाइज्ड फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस देता था। टैगलाइन सिंपल थी, ट्राई फर्स्ट बाय लेटर, मतलब पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, जो पसंद आए सिर्फ वही ऑर्डर करो। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंज्यूमर ड्रिवन अप्रोच था जो किसी और इंडियन परफ्यूम ब्रांड ने इतनी स्मार्टली इंप्लीमेंट नहीं किया था। अब ब्रांड के पास एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट था, प्रीमियम पैकेजिंग थी, लेकिन एक मेजर मिसिंग एलिमेंट था और वो था ब्रांड अवेयरनेस। ये प्रॉब्लम बेला विटा ने डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सॉल्व की। इन्होंने फेसबुक और यूट्यूब के एआई ड्रिवन एड एल्गोरिथम्स का यूज किया, जिसमें हाईली टारगेटेड एड कैंपेन्स चला जो एग्जैक्टली उन्हीं कंज्यूमर्स को दिखाया जो परफ्यूम शॉपिंग बिहेवियर दिखाते थे। अगर आप एक परफ्यूम लवर है तो आपने भी बेला विटा का एड जरूर देखा होगा। हाइपर पर्सनलाइज और ऑडियंस सेगमेंटेशन के थ्रू इनके एड कैंपेन्स हाई कन्वर्शन रेट लाए और सेल्स एक्सपोनेंशियली स्पाइक होने लगे, प्रॉफिट्स आने लगे और बेला विटा ने इन्हीं प्रॉफिट्स को एग्रेसिव री इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलो करते हुए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में लगाए। धीरे धीरे बेला विटा के परफ्यूम्स मल्टीपल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेस्ट सेलर और अमेज़न चॉइस का टैग हासिल करने लगे। हर नए लॉन्च के साथ ब्रांड का कंज्यूमर रिटेंशन और हाई एंगेजमेंट बढ़ने लगा और ई कॉमर्स की मैसिव स्केलेबिलिटी के बाद बेला विटा ने ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हुए अब फिजिकल रिटेल में एंटर किया। लेकिन यहाँ भी इनका अप्रोच एक टिपिकल ब्रिक एंड मोटर एक्सपेंशन जैसा नहीं था, बल्कि ये डेटा ड्रिवन रिटेल ऑप्टिमाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल था। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, बेला विटा ने रैंडमली ऑफलाइन स्टोर्स ओपन नहीं किए, बल्कि स्ट्रेटेजिकली वही लोकेशंस पर ओपन करे जहाँ से उनकी ऑनलाइन सेल्स और डिमांड स्ट्रॉन्गेस्ट थी। मतलब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और कंज्यूमर हीट मैपिंग ट्रैपिंग का यूज करते हुए ये पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे कि किस जगह पे कन्वर्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। ये एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस इंटेलिजेंस है जिसमें बेला विटा रियल टाइम कंज्यूमर डेटा का यूज करके डिसाइड कर रहा है कि किस लोकेलिटी और किस सिटी में आउटलेट ओपन करना या कौन से ऑफलाइन रिटेलर को सप्लाई देना है। क्योंकि अगर किसी जगह पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो वहाँ स्टोर ओपन करने का 0 ROI होगा और बिजनेस का बर्न रेट डेंजरस लेवल पे पहुंच सकता है। इसी वजह से किसी भी फिजिकल स्टोर लॉन्च करने से पहले एक ब्रांड को मल्टीपल लेयर्स ऑफ मार्केट रिसर्च, फुटफॉल एनालिसिस, कॉम्पिटिटर मैपिंग और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। अगर बिना प्रॉपर रिसर्च के स्टोर ओपन किया तो इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट और पूर सेल्स की वजह से बिजनेस का लॉस एक्सपोनेंशियल हाई हो सकता है। कई स्टार्टअप्स यही कैपिटल इनएफिशिएंसी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और जल्दी शट डाउन हो जाते हैं। लेकिन बेला विटा के केस में आकाश ने हर चीज में दिमाग लगाया और बेला विटा को हर दिन राइट वे में एक्सपेंड करने लगे। फ्रेंड्स, बेला विटा ने मेनली ये 3 स्ट्रेटेजीज पर कॉन्सेंट्रेट किया जिसे आप भी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 1. D2C मॉडल विद डिजिटल एक्सेलेंस। सबसे पहले बेला विटा ने एक प्योर डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच अडॉप्ट किया, मतलब कोई मिडिलमैन नहीं, कोई रीडिस्ट्रीब्यूटर नहीं, यह डायरेक्टली अपने कस्टमर्स तक रीच कर रहे थे जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स मैक्सिमाइज हो रहे थे। जब मार्जिन्स हाई होते हैं तो R&D और प्रोडक्ट क्वालिटी में इन्वेस्ट करना इजी हो जाता है। ट्रेडिशनल ब्रांड्स के हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के कंपैरिजन में बेला विटा ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का यूज किया, लेजर टारगेटेड फेसबुक और यूट्यूब एड्स और डेटा ड्रिवन ऑडियंस रीटारगेटिंग के जरिए अपनी विजिबिलिटी और कन्वर्शन इंक्रीज की। मतलब लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट मार्केटिंग का परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। 2. इनोवेशन प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड स्मार्ट पोजिशनिंग। जब बाकी परफ्यूम ब्रांड्स शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज से क्रॉस के एंडोर्समेंट डील्स कर रहे थे, बेला विटा ने एक अल्ट्रा स्मार्ट नो कॉस्ट मार्केटिंग हैक यूज किया। इन्होंने एक सिंपल कैमरा उठाया, लोगों को अपना ट्रायल परफ्यूम टेस्ट करवाए और उनसे इनका प्राइस एस्टिमेट पूछा। जब कस्टमर्स ने इसकी वैल्यू 2000-3000 बोला तब बेला विटा ने ये सेम क्लिप्स एड्स में यूज कर ली और रिवील किया कि ये तो सिर्फ 500-2000 रुपीज में अवेलेबल है।
Well, this is only for $9.99. Oh wow, really? Yes. That's really nice. Really? Yes. You're kidding me? Oh wow. ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी, एक वैल्यू परसेप्शन हैक जो ऑडियंस के दिमाग में प्रीमियम प्रोडक्ट का इमेज सेट करता है। बेला विटा चाहता तो 10,000 रुपीज का लग्जरी नीच टारगेट कर सकता था, लेकिन इन्होंने इंटेंशनली मास अपील के लिए 500 to 1000 रुपीज कैटेगरी सेलेक्ट की, जिससे ब्रॉडर ऑडियंस सेगमेंट को कैप्चर किया जा सकता था, और एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हिट हुआ। 3. डेटा ड्रिवन कस्टमर रिटेंशन एंड पर्सनलाइजेशन। जब बाकी परफ्यूम ब्रांड्स एक दूसरे से मार्केट शेयर लूटने में बिजी थे, तब बेला विटा ने एक गेम चेंजिंग रिटेंशन मॉडल इंप्लीमेंट किया, एक ऐसा मॉडल जो मिडिल क्लास बायर मेंटालिटी को परफेक्टली टैप करता है। इन्होंने लॉन्च किया फाइन वन सिंपल पैक, जो एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट क्रिएट करता था। कस्टमर मिनिमल प्राइस पे 5 डिफरेंट परफ्यूम्स ट्राई कर सकते थे, फिर उसमें से जो बेस्ट लगा उनका बिगर पैक ऑर्डर कर सकते थे। ये एक हाइपर पर्सनलाइज्ड ट्रायल बेस्ड रिटेंशन स्ट्रेटेजी थी, जो कस्टमर को परचेस डिसीजन में पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। बेला विटा ने सिर्फ ऑनलाइन सक्सेस तक लिमिट रखने के बजाय डेटा ड्रिवन ऑफलाइन एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। इन्होंने अपने ई-कॉमर्स डेटा ड्रिवन एनालाइज करके वही सिटीज और लोकेशन टारगेट की जहां डिमांड ऑलरेडी हाई था, जिससे रिस्क मिनिमाइज हो और कन्वर्शन मैक्सिमाइज। और ऐसा ही देखते देखते आकाश ने बेला विटा को 750 करोड़ का मैसिव एम्पायर बना दिया। फ्रेंड्स, आपको एक स्टडी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। That's it for today। मिलते हैं अगले वीडियो में।